Hello students, welcome back to mathematics. So students, you all of you know about it कि लास्ट में हमने 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट किया था। आप लोगों को मैंने जितने भी उसके अंदर एक्सरसाइज है 5.1, 5.2, 5.3 से लेके 5.4 तक उसका सॉल्यूशन आपको उस गूगल के लिंक पे क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। ये भी आपको मैंने लाइव क्लास में समझाया था, ठीक है। सो आई होप आप सभी को वो चीज़ समझी होगी। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर 12th क्लास का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4, विच वन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपको समझ में आए इसलिए मैंने आपको 11th क्लास का जो बेसिक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन वो पढ़ाया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक स्ट्रेट लाइन के जो भी जितने भी वीडियोस है अभी तक नहीं देखे होंगे, अगर आप लोगों ने मिस किया होगा या फिर कुछ बच्चों ने अगर अवॉइड किया होगा, देन प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉ दैट वीडियोस। अगर आप वो वीडियोस देखते हो तो आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी पोर्शन, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशंस कैसे बनेंगे, लोकस क्या होगा, स्लोप कैसे निकलता है, एक्यूट एंगल कैसे निकलता है, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों चलिए कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग वेटेज देखते हैं कि एग्जैक्टली वो चैप्टर कितने मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में, विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन, ठीक है। देखिएगा बच्चों इस चैप्टर नंबर 4 में मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में वेटेज कितना होगा, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। मतलब आपको परफेक्टली 4 मार्क्स को पूछेगा ही पूछेगा, और 6 मार्क्स विथ ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के साथ आपको एक चैप्टर मिलेगा 6 मार्क्स के लिए। पर परफेक्टली बच्चों आप देख सकते हो 4 मार्क के लिए चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक सेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो भी चीज़ें आपको एक्सरसाइज 4.1 मतलब जो भी इस चैप्टर में पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो आज पढ़ेंगे। और उसके पहले हमने 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा रिपीट कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप सभी को समझ में आया होगा मैंने क्या बोला अभी तक। सो बच्चों आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है क्योंकि जल्दी ही आपका मैं टेस्ट सीरीज़ लेने वाला हूँ। जितने आपके चैप्टर्स हुए अभी तक उस चैप्टर के ऊपर आपका टेस्ट सीरीज़ होगा अल्टरनेट डेज में, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। चलिए तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ने से पहले आपने 10th क्लास में, आप 10th क्लास तो किए होंगे ना, तभी तो आप 12th में आए हो। 10th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर देखा होगा, देखा मतलब पढ़ा होगा, आपने पढ़ा ही है मुझे पता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर आपके 10th क्लास में था जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी 2 पॉइंट्स के लिए आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट ए होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x1 y1 है बराबर, और यहाँ पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट बी होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है बराबर। अगर इन दोनों को ज्वाइन किया जाए इस तरह से, ये जो लाइन निकल रही है तो लाइन बन रही है ना, ओके, सेगमेंट बन रही है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये अगर आपको निकालना है देन यू यूज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है, अगर मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हम कैसे निकालता है, इन द अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ओके। तो बच्चों ये आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब आप बोलोगे सर आप 10th क्लास का क्यों रिपीट कर रहे हो ये वाला फार्मूला, तो बच्चों आपको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो आपको याद करवाने के लिए मैंने बताया। कोई भी लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए, सेगमेंट का डिस्टेंस निकालने के लिए बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स यू विल बी यूज दैट फार्मूला, ओके। पर ये तो सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हुआ, इसका यूज़ आपको आगे मैं बताऊंगा ही, ठीक है। चलिए अभी 10th क्लास के बाद आपने 10th क्लास में और एक चीज़ पढ़ी थी, स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए आपने फार्मूला देखा ही होगा, जस्ट लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जनरल फार्मूला है स्लोप निकालने का, ठीक है, जहाँ पे आपको एक्चुअल में एम एक्स प्लस सी की वैल्यू निकालना पॉसिबल होता है। एम मतलब क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है बराबर। ये चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई थी। अब देखिए ये तो 10th का हो गया, पर हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में अभी हम देखेंगे कि हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में क्या पढ़ा था एक्चुअल में, है ना, जो हमने 11th में रिसेंटली कंप्लीट किया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर। मैंने शॉर्टकट में लिखा, यहाँ पे हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी है एक बार रिपीट कर लूँ कि जहाँ पे हमने पढ़ा था लोकस क्या होता है। पहली चीज़ लोकस, अभी लोकस मतलब आई वॉज लर्न यू कि सेट ऑफ पॉइंट्स, कोई भी एक सेट होगा जिसके अंदर पॉइंट्स की अनगिनत मतलब इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, है ना, उस टाइप के प्लेन को आप लोग लोकस बोलते हो, है ना। या फिर वहाँ पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उस टाइप के आप ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई होने वाले प्लेन को आप लोग लोकस बोलते हो। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया तो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये पॉइंट्स वहाँ पे बिलोंग करने चाहिए। मतलब देखिए अगर इस पॉइंट को मैं कोई भी एक नाम दे दूँ, है ना, अगर ये पॉइंट्स आपके रियल नंबर्स होंगे और मैं अगर आप बोलूँगा कि लोकस निकालने के लिए इफ़ आई गेट दैट पॉइंट को अगर मैं बोलूँगा P,
है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट भी बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर में। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट क्या दिखा रहे हैं, रियल नंबर्स दिखा रहे। आप यहाँ पे लिख लो -1 +1 2 3 4। तो ये अगर सब आप रियल नंबर इसको बोलते हो, है ना, अगर आप ऑब्जर्व करते हो या फिर एज्यूम करते हो कि जो भी पॉइंट्स इस सेगमेंट पे या फिर लाइन पे आएंगे वो अगर सभी के सभी रियल नंबर है तो वो जो पॉइंट्स है वो रियल नंबर में बिलोंग करने चाहिए। अगर ये सेट बनता है तो इस टाइप के सेट को आप लोग लोकस बोलते हो। अंडरस्टैंड? चलिए, और लोकस के बाद बच्चों हमने पढ़ा था सेकंड थिंग, सेकंड पोर्शन, व्हाट इज इट, दैट वन इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। कि आप लोगों को लोकस तो समझ में आया, फिर इसका इक्वेशन आप लोग कैसे बनाते हो ये भी आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है। थर्ड चीज़ आई वॉज लर्न यू कि इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। अब इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है आपको मैंने पढ़ाया था, कोई भी चीज़ को ऊंचा लेके जाना, मतलब एंगल के फॉर्म में। अगर देखिए मैंने यहाँ पे एक दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ली है, सॉरी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस होगा, बराबर। और इनके बीच में अगर मैंने कोई भी एक इंटरसेप्ट ले लिया इस तरह से, देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना, जो क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो एंगल थीटा बनता है, इसे आप क्या बोलते हो, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोलते हो। मतलब इस लाइन के लिए जो इंक्लिनेशन बनेगा, है ना, देखिए इस तरह से ये ऊंची तरफ जा रहा है, मतलब ये इस तरफ से डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब ये और ऊपर जा सकता है, इट गोज़ टू मेनी मोर इंक्रीजिंग, मतलब ये फिर से ऊपर इस तरह से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उस टाइप के एंगल को आप क्या बोलते हो बच्चों, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अंडरस्टैंड? तो उस इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, स्लोप ऑफ ए लाइन का फार्मूला यूज़ करते हो, है ना। पर आपको ये चीज़ पता है कि ये जो एंगल होता है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंडीशन क्या है कि जो भी आपका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज तो होना ही चाहिए, और साथ में वो जो आपका एंगल होगा वो 0 से लेके 180 के बीच में ही लाई करना चाहिए। अंडरस्टैंड? जो भी आपका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होगा वो 0 से लेके 180 के बीच में होगा, और वो किस डायरेक्शन से होगा बच्चों, इट वॉज गोज टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, चलिए। सो बच्चों अभी हम देखेंगे फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था रिसेंटली स्ट्रेट लाइन में, दैट वन इज द व्हाट। अगर आपको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन समझ में आया होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आप स्लोप ऑफ लाइन लेते हो, है ना, स्लोप ऑफ लाइन, बराबर। अगर आपको उसका स्लोप निकालना है, जिस तरह से अगर हमने यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ये वाली ली है, इसका अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप लोग क्या करते हो, यू यूज़ द फार्मूला। स्लोप को दिखाने के लिए बच्चों आप यूज़ करते हो व्हाट इज इट, स्मॉल एम डिनोटिंग द स्लोप ऑफ ए लाइन, बराबर। या फिर आप बोल सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी दो लाइन ले लिया इस तरह से, यहाँ पे लाइन ए बी है, इसका मुझे स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, तो आप एम की जगह पे ए बी भी लिख सकते हो, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, पर आपको लिखते आना चाहिए बराबर, ठीक है। पर आप मैक्सिमम टाइम ये काम करना बच्चों, आप एम ही यूज़ करना। अगर आप एम यूज़ करोगे दैट वन इज़ द मोर बेनिफिशियल। सो एम इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, किसके लिए, इंक्लिनेशन के लिए, बराबर। देन यू यूज़ द फार्मूला एम इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा, बराबर। वो जो यहाँ पे लाइन पास हो रही है ना, ये लाइन क्या डिनोट करती है, टेंजेंट, है ना। टेंजेंट डिनोट करने की वजह से वी हैव टू फाइंड दैट स्लोप ऑफ लाइन बाय यूजिंग द फार्मूला एम इक्वल्स टू tan थीटा। अगर यहाँ पे समझो दिया होता थीटा कितना है 45, अगर ये जो लाइन पास हो रही है एक्स और वाई इंटरसेप्ट से, इसका अगर एंगल 45 क्रिएट होता है, डू यू अंडरस्टैंड, कि इसका एंगल अगर 45 क्रिएट होता है बच्चों, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, इसका स्लोप निकालने के लिए एम इक्वल्स टू tan ऑफ 45 करोगे, और आपको पता है tan 45 कितना होता है, 1 होता है। दैट्स वाई आपका जो इंक्लिनेशन बनेगा, सॉरी स्लोप बनेगा यहाँ पे, वो एम इक्वल्स टू 1 बनेगा फॉर एंगल 45 के लिए। क्लियर? तो ये स्लोप ऑफ लाइन हमने पढ़ा था किसके फॉर्म में, इंक्लिनेशन के फॉर्म में। पर अगर समझे आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हैं, है ना, और वहाँ पे इंक्लिनेशन भी दिया है, तो उस टाइम पे आपको निकालना है क्या, स्लोप निकालना है। पर वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, तो उस टाइम पे बच्चों कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर समझे मैंने इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाली, है ना, और यहाँ पे एक लाइन पास कर रही है दोनों एक्सिस से, मैं अगर यहाँ पे लाइन निकाल लूँ इस तरह से, यहाँ पे एंगल तो क्रिएट हो रहा है, पर यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे पॉइंट ए होगा, यहाँ पे पॉइंट बी होगा, और यहाँ पे एंगल थीटा होगा। तो पॉइंट ए के पास अगर कोऑर्डिनेट से x1 y1 और पॉइंट बी के पास कोऑर्डिनेट से x2 y2, तो उस टाइम पे बच्चों, उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, इनका आपको अगर निकालना है स्लोप, तो यहाँ पे आप पहले चेक करते हो एंगल दिया है क्या, तो आप बोलोगे नो सर। अगर एंगल दिया होता देन वी विल यूज़ द फार्मूला एम इक्वल्स टू tan थीटा। पर बच्चों यहाँ पे एंगल दिया है क्या, नहीं दिया है, सिर्फ एंगल बताया है। पर आपको दिख रहा है यहाँ पे ए के पास भी कोऑर्डिनेट से, बी के पास भी कोऑर्डिनेट से, तो आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन के लिए, बराबर, स्लोप ऑफ लाइन के लिए कितना है बच्चों ये फार्मूला, 5th वन, है ना, ये 5th नंबर का फार्मूला है। स्लोप ऑफ
लाइन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अगर आपको निकालना है उस टाइम पे आप क्या यूज़ करोगे, जहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है देन यूज़ द फार्मूला स्लोप, मतलब यहाँ पे आपको दिखाना है टेंजेंट थीटा, बट हमें पता है टैन मतलब क्या होता है, एम होता है ना। देखो यहाँ पे टैन मतलब क्या होता है, टैन थीटा इज एम, दैट्स वाई हम टैन थीटा की जगह पे रिप्लेस करेंगे किसको बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो एम को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा, ओके फाइन। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, टैन थीटा को एम लिख लिया, और एम मतलब क्या होगा, अभी इसका स्लोप निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, दैट वन y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, बराबर। जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और यहाँ पे जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 उसको इस फार्मूले में पुटअप कर दो। एक तो आप लिखो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, या फिर tan थीटा इक्वल्स टू, ये फार्मूला लिख सकते हो, पर मैक्सिमम टाइम आपको m यूज़ करना है क्योंकि m डिनोटिंग द स्लोप ऑफ लाइन, ओके, एंड m इज़ द पॉसिबल फैक्टर फॉर दैट। क्लियर। चलिए इसके बाद बच्चों वी विल लर्न ऑन द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, ये 6th वाला होगा, परपेंडिकुलर, और साथ में पैरेलल लाइंस के लिए हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस के लिए हमने पढ़ा था। तो बच्चों आपको पता है अगर कोई भी दो लाइंस को आपको परपेंडिकुलर बताना है ना, अगर आपने देखा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाली है, ठीक है, और आपको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इस लाइन, मतलब यहाँ पे x से यहाँ पे y है, बराबर, और यहाँ पे अगर मैंने कोई भी दो लाइन्स ली परपेंडिकुलर है ये बताना है मुझे, ठीक है। अगर मैंने इस तरह से यहाँ पे x एक्सिस के लिए एक लाइन ली है और y एक्सिस के लिए एक लाइन यहाँ पे ली है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रहा, मतलब कितना बना रहा बच्चों, 90 डिग्री बना रहा। और ये अगर मुझे बताना है कि ये परपेंडिकुलर है तो मुझे इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए जो भी सेपरेटली स्लोप निकलेगा, मतलब इसका स्लोप m1 निकलेगा और इसका स्लोप m2 निकलेगा, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि दिए हुए दो लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। क्लियर बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। और अब उनको पैरेलल अगर बताना है, दिए गए दो लाइंस को अगर आपको पैरेलल बताना है तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पे एक सिंपल कंडीशन है कि जो भी आपके स्लोप्स होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए आपस में। मतलब जितना मेजरमेंट इस m2 का होगा उतना m1 का होना चाहिए, या जितना इस मेजरमेंट m1 का होगा उतना ही m2 का होना चाहिए। समझ में आया सिंपल थिंग कि परपेंडिकुलर बताने के लिए कोई भी दो लाइंस को आपको प्रूफ करना होता है कि दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1 आएगा। और अगर आपको बताना है कि दो लाइंस पैरेलल है आपस में, क्या है बच्चों, पैरेलल है ना, तो उस टाइम पे आपको बताना है कि उनके स्लोप्स के आपस में इक्वल है, मतलब सेम है। ठीक है बच्चों, आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। नाउ वी टर्न ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। क्या है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक पॉइंट नंबर 7, विच वन, एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना, जो भी एंगल बनेंगे उसके लिए आपको क्या क्या करना था, है ना। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको पता है अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप यूज़ करते हो m इक्वल्स टू tan थीटा एंगल के लिए, बराबर। पर अगर आपको निकालना है एक्यूट एंगल, नाउ यू हैव टू फाइंड द एक्यूट एंगल, देन यूज़ द फार्मूला विच वन, जहाँ पे आपको पहले स्लोप m1 निकालना होता है और m2 निकालना होता है। जैसे आपका m1 और m2 निकल गया, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए आपस में जो इंटरसेक्ट करते हैं उस टाइम पे आपको यूज़ करना है फार्मूला tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड 1 प्लस m1 इंटू m2। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर निकालना है देन यू यूज़ द फार्मूला tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड 1 प्लस m1 इंटू m2, किसके अंदर, मॉड के अंदर। पर यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्यूट एंगल थीटा निकालना होता है, बराबर। पहले आप इसको सॉल्व कर लो, फिर जो भी आपकी वैल्यू आएगी उस तरफ tan को ट्रांसफर कर दो, थीटा मिलेगा आपको। ठीक है, आसान था। चलिए ये तो हो गया सिंपल फॉर्मेट। इसके बाद जो आपका 8वां पॉइंट है दैट वन, इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म। अभी देखिए ये तो हमने पढ़ा था, पर इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स हमने ये भी पढ़ा है, तो उसमें कितने सारे फार्मूले आपको पता है, तो वो हम 1 बाय 1 मैं आपको लिखते यहाँ पे जाऊँगा, आप लोग देखते जाओ, आपके पास 11 का लिख के होगा। ठीक है, सो नाउ चेक आउट हियर। उसका पहला फार्मूला बनेगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, व्हाट इज इट, कि आपको पता है स्लोप ऑफ पॉइंट आप कैसे निकालते हो, मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म। पहला है स्लोप पॉइंट फॉर्म जो आप निकालते हो किसकी मदद से, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये आपका जनरल फार्मूला है स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म निकालना हो देन यू यूज़ द फॉर्मेट ऑफ y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1।
चलिए सेकंड देखते हैं अभी इसमें का, है ना, जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म में पहला आपको समझ में आया स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो सेकंड देखेंगे बच्चों, नाउ सेकंड इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के लिए हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इस टाइप की इक्वेशन को आप बोलते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बराबर। और थर्ड चीज़ हमने पढ़ी थी बच्चों, थर्ड वन इज द 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म। अगर एक पॉइंट रहा तो हम लोग बोलते हैं, देखिए उसको इस फॉर्म में y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। पर अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है जिसके सेपरेट कोऑर्डिनेट्स है, देन दैट टाइम यू विल बी यूज द x2 माइनस एक्स वन डिवाइड, सॉरी आई थिंक आई वॉज मेक योर मिस्टेक, एक मिनट रुकिएगा, क्या बनेगा x माइनस एक्स वन, ओके, डिवाइड बाय x2 माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई टू माइनस वाई वन। ये आपको यूज़ करना होता है जब भी आपको 2 पॉइंट का फॉर्म निकालना है, किसके फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। नाउ द फोर्थ थिंग इज व्हाट, फोर्थ थिंग है बच्चों आप देख सकते हो डबल इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट। तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आपके पास फार्मूला मैंने निकाल के दिया था, व्हाट इज इट, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, है ना। जो भी आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है, दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, देन यू विल से दैट द फॉर्म इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों देखिए ये सिर्फ फार्मूले है ना, ये आपके पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 123 पे दिया हुआ है। हाउ मच, 123 पेज नंबर पे सारे फार्मूले दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, आराम से पढ़ लो एक बार, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों 5वां नंबर का आपका आता है नॉर्मल फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, नॉर्मल फॉर्म सेज यू कि अगर x कॉस अल्फा होगा, x कॉस अल्फा इज द एंगल एंड x इज द कोऑर्डिनेट, प्लस y साइन अल्फा होगा, देन दैट टाइम यू विल बी गेट द आंसर p। p मतलब क्या बनेगा, पॉइंट, बराबर, क्लियर। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल फॉर्म कैसे बनता है, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p, नथिंग बट द पॉइंट। अब इसके बाद छठी चीज़ जो है, 6th वन इज द जनरल फॉर्म। अगर आपको नॉर्मल फॉर्म समझ में आया तो जनरल फॉर्म भी देख लो। जनरल फॉर्म के लिए आपको पता है हमने एक इक्वेशन बनाया था कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के अगर फॉर्म में है, उस टाइम पे आप वहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो, है ना। जहाँ पे आपने निकाला था क्या क्या बच्चों, वहाँ पे आपने स्लोप निकाला, स्लोप क्या बनता है बच्चों उस टाइम पे, एम इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी। एक्स इंटरसेप्ट बनता है, आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, एक्स इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई ए, और y बनेगा बच्चों आपका y इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई बी, है ना। जहाँ पे ये b नॉट इक्वल टू 0 होगा स्लोप में, x में a नॉट इक्वल टू 0 होगा, और y में b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आपको मैंने फॉर्मेट पढ़ाई थी जनरल फॉर्म में, आई होप यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, है ना, ये तो आपको मैंने पढ़ाया था, पर डिस्टेंस के लिए पढ़ाया था मैंने आपको। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है उस टाइम पे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, तो वहाँ पे आप कौन से फार्मूले यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लाइन दी हुई है, देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, अगर आपको ओरिजिन से लेके अगर लाइन तक आपको डिस्टेंस निकालना है, देन यू यूज़ द फॉर्मेट। और जहाँ पे आपका ये वाला फॉर्म दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक बार और सुन लो बच्चों। पहली चीज़ क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन निकालना है, और आपके पास समझो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो लाइन अगर आपको निकालना है, ओरिजिन से लेकर लाइन तक अगर निकालना है, और आपके पास इक्वेशन भी गिवन है किस फॉर्म में, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, उस टाइम पे यूज़ द फार्मूला p इक्वल्स टू, है ना, p डिनोट द डिस्टेंस इन द मॉड ऑफ c डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, मॉड कंप्लीट, है ना। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है जब भी आपको ओरिजिन से लेके लाइन तक डिस्टेंस निकालना होता है, और जहाँ पे इक्वेशन मिलता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, ठीक है, अंडरस्टैंड। और अगर आपको डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकालना है ना, ये तो हो गया किसके लिए, जब आपको ओरिजिन से लेकर लाइन तक निकालना है। पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना है किसके लिए बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट के लिए, तो उस टाइम पे क्या करोगे आप लोग, सिंपली आपके पास एक पॉइंट दिया रहेगा, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ पॉइंट x1 y1, है ना, और आपके पास इक्वेशन भी गिवन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन दैट टाइम यू विल बी फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय यूजिंग द फार्मूला p इक्वल्स टू इन द मॉड ऑफ x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। ये वैल्यू जो है ए बी की आपको मिलेगी इस इक्वेशन को, जो भी आपको गिवन रहेगा कंपेयर करने के बाद, बराबर। बाकी x1 y1 तो आपको गिवन रहेगा ही, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। और अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन द
पैरेलल लाइन्स अगर निकालना है, बराबर, कोई भी लाइन से पैरेलल आपस में, है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये x होगा, ये y होगा, और इस x को एक लाइन और पैरेलल है नीचे में, है ना, तो x का दिया है हमें एक इक्वेशन कौन सा, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और हमें इस x का दिया है सेकंड वाले x1 का जो इसको पैरेलल है, उसका दिया है बच्चों x प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। दो हमें इक्वेशंस दिए हैं। तो अगर हमें इन दोनों पैरेलल लाइंस का मतलब ये लाइन और ए लाइन दोनों का अगर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, देन दैट टाइम यू विल बी यूज द फार्मूला विच वन, P इक्वल्स टू इन द मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सारे डिस्टेंस फार्मूले में एक चीज़ कॉमन है, डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट चेंज हो रहा है ना। जैसे आपको ओरिजिन से लेकर लाइन तक लेना है ना, एक बार और सुन लो, जैसे ही आपको ओरिजिन से लेकर लाइन तक निकालना है, देन यू यूज़ ओनली C ऑन द न्यूमरेटर, है ना, और जैसे ही आपको फिर डिस्टेंस सिर्फ पॉइंट के लिए निकालना है, कोऑर्डिनेट के लिए, तो आपको ऊपर में क्या आएगा, x1 प्लस by1 प्लस c1, मतलब ये कोऑर्डिनेट लग जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों, ओके, और आपको सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल लाइंस के लिए आपको डिस्टेंस निकालना है, देन आपका बनेगा ऊपर में c1 माइनस c2, बाकी नीचे में तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, और सारी चीज़ें किस में होगी, मॉड के अंदर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें पता होगी 11th क्लास की। चलिए यहाँ पे आपका हो गया बेसिक 11 का ख़त्म, क्लियर, ओके, आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड इट। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप सभी को लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस, देन इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, उसके बाद परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, उसके बाद ये सारी चीज़ें, इट मीन्स एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसके बाद जो हमने अभी पढ़ा व्हाट इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, देन उसके बाद जनरल फॉर्म, देन द लास्ट थिंग जहाँ पे हमने डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से लेकर लाइन तक, देन उसके बाद डिस्टेंस फॉर पॉइंट कोऑर्डिनेट के लिए, देन डिस्टेंस फ्रॉम 2 पैरेलल लाइंस। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक, आपको 11th का हो चुका होगा क्लियर। अभी बढ़ेंगे हमारे 12th के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के ऊपर। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ मेंटेन योर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपको ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको 11th का आ गया मतलब 12th का आ जाएगा, है ना। 11th का स्ट्रेट लाइन सिर्फ 50% आपको आएगा, मतलब 50% आपका 11th का स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में यूज़ होगा, बाकी 50% आपका एडवांस होगा, है ना। जो भी आपका 50% एडवांस है वो आपको आने के लिए, है ना, वो आपको आने के लिए बच्चों इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा नज़र से देखो, अच्छे नज़र से, मतलब फोकस से, कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। चलिए तो बढ़ेंगे हमारे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ। तो ये चैप्टर फिर से आपको बता दो बच्चों, 4 मार्क के लिए आएगा विदाउट ऑप्शन, 6 मार्क विद ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको मैं पहली चीज़ क्या पढ़ाता हूँ, कंटेंट्स पढ़ाता हूँ। तो कंटेंट्स पढ़ाते समय देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर लाइंस, देन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, है ना, उसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस, देन जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो आज पढ़ेंगे। मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर लाइंस और साथ में होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा अभी, ठीक है। सो पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, पढ़ लेंगे कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हमें पता है कि इक्वेशन लाइन कौन सी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है। वेयर आपके ए बी सी का बिलोंग करेंगे रियल लाइन में, वेयर ए एंड बी नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, है ना, मतलब ए और बी एक ही टाइम पे जीरो नहीं हो सकते। अगर दोनों एक ही टाइम पे जीरो हो गए तो सिर्फ हमें सी मिलेगा, है ना। ये एक एक बार हो सकते हैं, एक बार एक्स हो सकता है तो उस टाइम पे वाई नहीं होगा, और जिस टाइम पे वाई होगा उस टाइम पे एक्स नहीं होगा, पर दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे। अगर जीरो होंगे तो फिर हमारा ये इक्वेशन क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो रिप्रेजेंट्स अ लाइन एक्स वाई प्लेन, जो भी इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी रिप्रेजेंट करता है लाइन इन एक्स वाई प्लेन का, ठीक है। मतलब ये जो एक्स वाई प्लेन होता है ना, यहाँ पे यहाँ का लाइन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। ओके बच्चों, देन उसके बाद देखिए वी आर फैमिलियर विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। हमें पता है, हम फैमिलियर है, मतलब हमें पता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि अभी मैंने रिपीट किया था, है ना। देन नाउ लेट्स स्टडी 2 लाइन्स साइमल्टेनियसली। फॉर दिस वी नीड टू कॉन्सेप्ट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। अभी हमें क्या पढ़ना है, 2 लाइन्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है चैप्टर का नाम बच्चों देखिए, है ना। यहाँ पे पहले हमने क्या पढ़ा, एक लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के लिए हमने पढ़ा तो था ही,
पर और एक लाइन के लिए जिसमें एक एडिशनल और एक लाइन होगी, उसके लिए पढ़ने के लिए चैप्टर का नाम दिया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर मतलब क्या होता है? दो होता है, आपको पता है पेयर मतलब दो होता है। कोई भी चीज़ देख लो जहाँ पे आप पेयर शब्द वर्ड यूज़ करते हो, आपकी शूज़ जो आप पहनते हो उसका भी दो चीज़ें होती है, उसे आप पेयर बोल सकते हो, है ना। दो चीज़ें हैं, मतलब जैसे आप कपल बोलते हो, है ना, हस्बैंड वाइफ भी है ना, तो वो कपल होंगे तो उनका भी एक पेयर है। जोड़ी बोलते हो ना आप लोग, जोड़ी, है ना, मस्त जोड़ी है बनी है, ऐसे आप बोलते हो। उसी तरह से पेयर मतलब दो चीज़ें होती है। तो उन दो चीज़ों को पढ़ने के लिए, मतलब दो लाइन्स को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, अंडरस्टैंड? चलिए देन पढ़ेंगे अभी पहला हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर लाइंस, जहाँ पे आपको दिया है कि एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट टू लाइंस, मतलब कोई भी इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करेगा दो लाइंस को, इज कॉल्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दोज लाइंस। मतलब कोई भी इक्वेशन जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है ना, उस टाइप के इक्वेशन को आप लोग कंबाइंड इक्वेशन बोलोगे। उस टाइम पे अगर आप एज्यूम करो लेट कोई भी एक इक्वेशन दिया है कि u इक्वल्स टू, u एक लाइन है, u क्या है बच्चों? लाइन है जो इक्वेशन बना रही है कौन सी? a1x प्लस b1y प्लस c1, और v और एक दूसरी लाइन है, क्योंकि हमें दो लाइन लेना है, बिकॉज वी लर्न पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो लाइन का हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए दो लाइन से लेने पड़ेंगे। तो कोई भी अगर हम दूसरी लाइन लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 जो कि v होगा, तो उस टाइम पे इक्वेशन u आपका जीरो ही होना चाहिए, है ना। मतलब जो आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बनेगा वो भी ज़ीरो होना चाहिए, और जो आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बनेगा वो भी ज़ीरो होना चाहिए, है ना। मतलब अगर आपका u ज़ीरो होगा तो u के जगह पे यहाँ पे ज़ीरो आएगा, और v ज़ीरो मतलब v के जगह पे यहाँ पे ज़ीरो आएगा। उस टाइम पे अगर आपका u और v दोनों लाइन अगर ज़ीरो है, दैट रिप्रेजेंट अ लाइन्स, ठीक है। एंड वी नो दैट इक्वेशन u प्लस के वी, हमें पता है, हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि k का बिलोंग करता है रियल नंबर्स में, रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ लाइंस। आपको मैंने फैमिली ऑफ लाइंस होमवर्क के लिए दिया था, पता है आपको, याद होगा, तो आपने पढ़ा ही होगा। उस टाइम पे आपका u भी क्या होता है? ज़ीरो होता है। अगर आपको कोई भी दो लाइंस को कंबाइन करना है ना, तो कोई भी दो लाइंस को कंबाइन करने के लिए उनका जो भी सॉल्यूशन निकलता है इक्वल टू के बाद वाला फॉर्म जीरो होना चाहिए, और दोनों को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। जिस तरह से u इंटू वी, इसका क्या आंसर आएगा? ज़ीरो आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका u भी ज़ीरो है और v भी ज़ीरो है, तो जीरो जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है ना। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे थ्योरम दिया है कि द इक्वेशन u v इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस u इक्वल्स टू जीरो एंड v इक्वल्स टू जीरो। कोई भी इक्वेशन है जहाँ पे u v दोनों आपस में मल्टीप्लाई में जीरो है, तो उन्हें आप सेपरेटली u इक्वल्स टू जीरो भी बोल सकते हो एंड v इक्वल्स टू जीरो बोल सकते हो। ये तो हमारा थ्योरम है। अब थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपके पास यहाँ पे फिगर दी हुई है। फिगर सेज यू कि ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन बनेगी u इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट लाइन है p जो बनेगी u इक्वल्स टू जीरो, और सेकंड है q जो बनेगी v इक्वल्स टू जीरो। और दोनों जो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेप्ट कर रही है इस पॉइंट पे, है ना। बीच में जो पॉइंट है वहाँ पे, यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है। इसके पास कोऑर्डिनेट्स है p वाले, इसके पास है q वाले, है ना। u के पास p वाले हैं और v के पास q वाले हैं। तो इस टाइम पे आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा तो उनका सेपरेटली भी आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। अंडरस्टैंड? देखिएगा यहाँ पे, कंसिडर द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय u इक्वल्स टू जीरो एंड v इक्वल्स टू जीरो। अगर आप कोई भी दो लाइन्स लो इस तरह से, तो आप क्या लोगे? u मतलब बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1, पर u कितना है? जीरो, दैट्स वाई जीरो। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। u आपका बनेगा ये, इसके बाद जीरो एज इट इज़, और v आपका बनेगा ये वाला इक्वेशन, उसके बाद जीरो आपका एज इट इज़, ठीक है। देन लेट कोई भी एक पॉइंट ले लो u के लिए, p ऑफ x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द लाइन u इक्वल्स टू जीरो। आपको मैंने अभी बोला कि लाइन u के लिए पॉइंट क्या दिया है? p ऑफ x1 y1। देन x1 y1 सेटिस्फाई द इक्वेशन। जब उस लाइन पे उसका सॉल्यूशन जीरो है तो वो कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट के वो सेटिस्फाई करेंगे, किसको? दिए गए इक्वेशन को। दैट्स वाई x1 y1 सेटिस्फाई द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो। और जब सेटिस्फाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि इनका आंसर कितना निकलेगा? जीरो ही निकलेगा। और जबकि ये क्या है आपका? ये पूरा का पूरा a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1, यहाँ पे क्या किया कि जब x1 y1 सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स x थे उसका x1 और y1 हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे देख सकते हो कि a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 बना है, ठीक है। अब देखो ये जो x1 y1 है सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन u v इक्वल्स टू जीरो को, तो उस टाइम पे उनका सॉल्यूशन क्या होगा? जीरो होगा। यही आपको थ्योरम बताना चाहता है बच्चों, ठीक है। आई होप थ्योरम का जो भी कंडीशन है वो आपको समझ में आया होगा। बाकी थ्योरम तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैक्सिमम टाइम थ्योरम तो पूछता ही नहीं
है ना। फिर भी आप लोग थ्योरम को लिखना है, आपको थ्योरम को आपको लिखना है, और क्या क्या लिखना है आपको मैं लास्ट में बताऊंगा ही। रिमार्क दिया है द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स इज ऑल्सो कॉल्ड द जॉइंट इक्वेशन, है ना। आप कंबाइंड इक्वेशन को जॉइंट इक्वेशन भी बोल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, तब भी आप कंबाइंड इक्वेशन निकालना, और अगर आपको पूछे कि जॉइंट इक्वेशन निकालो, तब भी आप कंबाइंड इक्वेशन ही निकालना, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। कंबाइंड को आप लोग जॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स x + y - 2 = 0 एंड 2x - y + 2 = 0। कंडीशन क्या होती है कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए कि दोनों इक्वेशन का आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका भी आंसर 0 है, देख लो, = 0, और इसका भी 0 है, बराबर। इस टाइम पे आपको क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है। तो इसको अगर आप u बोलते हो और इसको अगर आप v बोलते हो, तो आपका आंसर क्या होता है, u × v = 0 होता है। ये तो हमने थ्योरम पढ़ा ना, अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर u भी 0 है और v भी अगर आपका 0 है, तो इनका जो थ्योरम बोलता है कंबाइन करने के लिए, वो क्या बोलता है, uv = 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन u = 0 एंड v = 0 क्या होता है, uv = 0 होता है। तो यहाँ पे u बनेगा, ये u क्या बनेगा बच्चों, x + y - 2, और v बनेगा आपका 2x - y + 2। अब पुट कर दो uv = 0 में, तो क्या बनेगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दैट्स वाई दिस वन u दिस वन v, है ना। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा, 0, जो हमें इस थ्योरम में दिया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। कंबाइंड इक्वेशन में मतलब दो इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और सॉल्यूशन 0 लिखना है बस, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ये तो इवैल्यूएशन आपको आता है। देन x × 2x 2x², x × -y -xy, x × 2 2x, बराबर। देन y से करो, y × 2x 2xy, y × -y -y², y × 2 2y। देन थर्ड से करो, -3 × 2x -4x, -2 × -y + 2y, और -2 × +2 इज -4 = 0। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल होता है, तो आपने चेक कर लिया इस इक्वेशन में कैंसिल होने वाली चीज़ें कौन सी देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा झूम करता हूँ, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे बच्चों इस टर्म में जो भी कैंसिल होगा उसे मैं कैंसिल करूँगा, और बचा हुआ पार्ट आपका बनेगा इक्वेशन, मतलब कंबाइंड इक्वेशन। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या क्या कैंसिल होता है। +2y -2y, सॉरी एक मिनट रुकिए, शायद आई थिंक मेक सम मिस्टेक। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2x² एज इट इज़, बराबर। देन 2xy से अगर xy गया तो +xy रहेगा, बराबर। देन यहाँ पे देखिए -y² आपका एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद 2x भी आपका ये वाला एज इट इज़, बराबर। देखिए 2y बनेगा 4y, बराबर। उसके बाद आप लोग देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कि दैट -4 एज इट इज़ बन गया आपका ये इक्वेशन। क्लियर, आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन। बहुत ही आसान था, आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पे -4x + 2x बनेगा -2x बनेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते आपको समझ में आया होगा कि एक इक्वेशन अगर u है तो वो 0 होना चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन जो निकलता है, जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा बच्चों, है ना, यहाँ पे हमने देखा कि x + y - 2 कितना है, 0 है, मतलब u कितना है, 0 है। और यहाँ पे 2x - y + 2 कितना है, वो भी 0 है, मतलब v भी 0 है। और जब दोनों के दोनों इक्वेशन ऑफ लाइंस 0 होंगे तो उनका थ्योरम क्या बोलता है, कंबाइंड करने के लिए, कंबाइंड इक्वेशन के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पे आप इसका इक्वेशन पुटअप कर दो और सॉल्व कर लो। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, बाकी आप तीनों के तीनों इक्वेशंस या तीनों के तीनों एग्जाम्पल आप खुद से कर लेना। बाकी आता है बच्चों सेकंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, मतलब डिग्री 2 हो तो उस टाइम पे आपको कैसे क्या सॉल्व करना है। अब पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ए टर्म क्या होता है, ठीक है। तो पढ़िएगा यहाँ पे, ओके। तो डिग्री ऑफ टर्म पढ़ने के लिए आप लोगों को डेफिनेशन दिख रहा होगा, द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टर्म। अब यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल बोला क्या, नहीं। हमको पता है इंडाइसेस फार्मूला, अगर बच्चों x का x × x किया जाए, बराबर, और आपको बोला जाए कि x का पावर क्या होगा, तो आप बोलते हो सर दोनों का बेस कॉमन है तो पावर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 है, दोनों का एडिशन यहाँ पे स्क्वायर आएगा, बराबर। पर यहाँ पे क्या बोलता है डिग्री ऑफ ए टर्म में कि भले ही वेरिएबल चेंज हो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x × y = 2 और मुझे बताना इनका डिग्री क्या होगा, यहाँ पे मुझे डिग्री लिखना है,
तो आप बोलोगे सर x का डिग्री 1 है और y का 1 है, पर बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। भले ही वेरिएबल डिफरेंट हो पर उनके पावर्स के आपको एडिशन करनी होती है, मतलब 1 + 1 2, तो एक्स वाई का डिग्री बनेगा 2। इस तरह से आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ टर्म की डेफिनेशन दी है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2yx, तब भी आपका बनेगा 2 का yx का पावर बनेगा अगेन 2। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए फिर यहाँ पे दिया है डेफिनेशन के बाद, फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन x² + 3y, अगर आप मैं कोई एक्सप्रेशन ले लूँ x² + 3xy - 2y² + 5x + 2, यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ टर्म इस, यहाँ पे बच्चों देखिए इस x का डिग्री क्या होगा, 2 होगा, बराबर इस 3xy का डिग्री क्या होगा। अब आप बोलोगे सर x का 1 है y का 1 है, पर आपको मैंने अभी पढ़ाया कि डिग्री ऑफ टर्म में भले ही वेरिएबल चेंज हो पर इनकी पावर की आपको एडिशन करनी है, मतलब 1 + 1 होगा 2, तो इसका भी क्या है, डिग्री 2 है। अब इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे y दिया है। इसका डिग्री 1 होगा और इसका डिग्री तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है। ठीक है, आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब देखिए नेक्स्ट, क्योंकि जो भी डिग्री आपकी 0 की होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है, इसलिए लास्ट के कांस्टेंट की डिग्री नहीं मिलती। अब देखिए बच्चों यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन दी है कि एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम, मतलब हर एक टर्म की डिग्री अगर सेम हो, इज कॉल्ड द होमोजेनियस इक्वेशन। पर होमोजेनियस इक्वेशन किस फॉर्म में, डिग्री 2 के फॉर्म में। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x² + 2xy + y² = 0, तो क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा, बोलिए बच्चों। तो आप बोलोगे यस सर, वाई, बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पावर 2 है, क्योंकि हमें होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 निकालना है, और जबकि सभी के सभी टर्म की पावर 2 होगी तभी तो हम बोलेंगे ना होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो यहाँ पे बच्चों आप चेक कर सकते हो इसकी भी पावर कितनी है, 2 है, तो ये बनेगा डिग्री 2। अब यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, y की भी 1 है, तो इसका भी पावर बनेगा 2, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, भले ही वेरिएबल डिफरेंट है पर पावर की यहाँ पे होती है एडिशंस, तो 1 + 1 2 बन गया, और इसका भी बन गया पावर 2। अब देखिए सारे के सारे टर्म की पावर 2 है और इक्वेशन के बाद 0 दिया है, तो ये बनेगा आपका होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। समझ में आया। और अगर मैं इसके बदले अगर यहाँ पे लिखूँ x² + 2x + y² = 0, तो क्या ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा। तो आप चेक करोगे सर पहले का पावर 2 है, लास्ट का पावर 2 है, पर यहाँ पे सिर्फ x दिया तो इसका पावर 1 है, और जब दोनों का पावर सेम है पर एक डिफरेंट है, तो यहाँ पे इस टाइम पे ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं बनेगा डिग्री 2 के लिए। मैं सिर्फ बात कर रहा डिग्री 2 के, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन। यहाँ पे इक्वेशन भी दिया है कि x² + 3xy ये क्या बनेगा, होमोजेनियस इक्वेशन, क्योंकि देखिए x² का पावर भी 2 है और 3 के साथ xy है, इनका पावर 1 1 भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर। चलिए इसका एक यहाँ पे थ्योरम दिया है कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन xy। मतलब जो भी कंबाइंड इक्वेशन है वो अगर पास करेंगे ओरिजिन से, है ना। देखिए जो कंबाइंड इक्वेशन है ये वाला एक है, ये वाला एक है और ये वाला एक है, अगर ये दोनों एक ही ओरिजिन से अगर पास होंगे यहाँ से, ये वाला एक इक्वेशन और ये वाला दोनों क्या है, इक्वेशन से, है ना, कंबाइंड इक्वेशन से, ठीक है। तो उस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे जो होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा उनकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, यही आपको यहाँ पे पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्व किया गया है थ्योरम को। थ्योरम आपको मैं होमवर्क देता हूँ, थ्योरम समझना बहुत इजी है, सिर्फ चीज़ों को समझो, ऑब्जर्व करो, आपको आ जाएगा। और लिखना है बच्चों, ठीक है, ये इतना ध्यान में रखना। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लो कि वेरीफाई दैट, है ना, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट बच्चों कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस 2x + 3y = 0 एंड x - 2y = 0 इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। दिए गए दो इक्वेशंस को आपको कंबाइंड इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, उनको होमोजेनियस इक्वेशन बताना है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे। मतलब देखिए ये आपका इक्वेशन बनेगा u = 0 और ये बनेगा v = 0। u मतलब 2x + 3y, v मतलब x - 2y। तो इनका पहले निकालो कंबाइंड इक्वेशन, जो बनता है u × v = 0। तो u कितना है लिख लो, यहाँ पे 2x + 3y = 0 और v है x - 2y। डैट वाई u v = 0 में आप पुट कर लो तो बनेगा 2x + 3y × x - 2y। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2x × x 2x², 2x × 2y, है ना, 2x × -2y बनेगा -4xy।
बराबर। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, आपको पता चल जाएगा इनका आंसर क्या आता है। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि 2x इंटू एक्स 2x², देन 2x इंटू 2y माइनस 4xy, देन 3y इंटू एक्स अभी प्लस 3xy, देन 3y इंटू माइनस 2y इज माइनस 6y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ होता है क्या, देखिए पहले आपका 2x² रहेगा एज इट इज़, दिस गिव्स अस 2x²। यहाँ पे देखिए माइनस 4xy प्लस 3xy, दोनों का वेरिएबल सेम है, मतलब कोएफिशिएंट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस xy ओनली, 1 को हम लिखते नहीं है, और ये माइनस 6y का स्क्वायर, शायद मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गया होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको चेक करना है इस इक्वेशन में क्या डिग्री 2 बनेगा क्या। तो आपने चेक कर लिया बच्चों यहाँ पे कि पहले इक्वेशन में, पहले टर्म में, नॉट इक्वेशन, यहाँ पे पावर 2 है, सेकंड में देखो xy है तो 1 + 1 बनेगा 2 यहाँ पे भी, और थर्ड में भी 2 है, तो ऑब्वियसली ये आपका बनेगा बच्चों विच इज़ द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्लियर। इस तरह से आपको दिए गए दो इक्वेशंस को पहले कंबाइंड इक्वेशन कर लो, फिर वहाँ पे चेक कर लो कि सभी टर्म का पावर जो है वो 2 होता है कि नहीं, डिग्री 2 होता है कि नहीं। अगर है देन यू से दैट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ रिमार्क दिया है और थ्योरम थर्ड भी दिया है कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, ax² plus 2xy plus by² equal to 0 represent a pair of lines passing through the origin if h² minus ab greater than equal to 0। मतलब यहाँ पे बताया कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है x एंड y में, है ना, तो उस टाइम पे ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन h² माइनस ab को। ठीक है, ये आपको यहाँ पे शो करना था। तो यहाँ पे केस 1 और केस 2 करके दो चीज़ें दी है, तो आप सिंपली सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखो। कौन सा फार्मूला, कि जब भी आपको स्लोप निकालना होता है कंबाइंड के फॉर्म में, देन यूज़ द फार्मूला m1 इक्वल्स टू माइनस h माइनस ऑफ अंडर रूट h² माइनस ab डिवाइड b, एंड m2 के लिए माइनस h प्लस ऑफ h² माइनस ab अंडर रूट के अंदर डिवाइड बाई b, है ना। जब आप ऑब्जर्व करते हो कि दोनों लाइन ओरिजिन के अंदर पास कर रहे हैं, देन उसके लिए आपका सेपरेट इक्वेशन क्या बनेगा पेयर ऑफ लाइन्स के लिए, abx² प्लस 2hbxy प्लस by² दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ h² माइनस ab का जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन आता है वो 0 से इक्वल एंड ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। और आपको ये थ्योरम खुद से लिखना है बच्चों, लिखना भी है और समझना भी है। अगर नहीं समझ में आता मुझे बोलना, क्योंकि थ्योरम आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं, आपको सिर्फ फार्मूले बता रहा मैं, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना, एक बार देख लो, ये वाला और ये वाला भी। पर इसमें कंडीशन क्या है कि h² माइनस ab जो है वो 0 से इक्वल या फिर बड़ा हो सकता है। रिमार्क देखिए, रिमार्क दिया है कि अगर h² माइनस ab बड़ा है 0 से, देन उस टाइम लाइन रिप्रेजेंट बाय 1 आर डिस्टेंस, है ना, मतलब जो भी आपका लाइन रिप्रेजेंट करेगा 1, मतलब यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया ही होगा, देख लेंगे। ठीक है, देखिए हाँ, तो लाइन जो बनेगा इसके लिए बराबर ax² प्लस 2hxy प्लस by² के लिए जो भी आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंट, मतलब डिफरेंट होगा, वो डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आपका डिफरेंट कब होगा, जब h² माइनस ab का सोल्यूशन 0 से बड़ा होगा। और जब h² माइनस ab 0 के इक्वल होगा तब आप दिखाओगे कि जो इक्वेशन दिया है वो कोइंसाइड है या कोइंसिडेंट है ना। और अगर वो छोटा होगा 0 से, देन इक्वेशन नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन्स, मतलब 0 से छोटा मतलब वो पेयर ऑफ लाइन्स बनेगा ही नहीं। और अगर उसमें अगर b इक्वल टू 0 होगा, देन वन ऑफ द लाइन्स ऑफ y एक्सिस इज स्लोप व्हेन स्लोप इज डिफाइंड एंड स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज माइनस a/2h, तब आप एक स्लोप बनेगा इस तरह से। या फिर आपका h² माइनस ab बड़ा है और इक्वल है 0 से, और b 0 के इक्वल नहीं है, उस टाइम पे आपका ये एक फार्मूला बनेगा और एक फार्मूला बनेगा। बस आप ये चीज़ें ध्यान में रखो। और यहाँ पे एक चीज़ कि सम ऑफ द दो स्लोप, ये आपको पता होना चाहिए कि दो स्लोप का जो सम है वो कितना होता है, -2h/b, और दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे कितना दिया है, a/b। ये आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आई होप आज का आपको सेशन समझ में आया होगा। और दिया हुआ ये जो फार्मूला है bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 दैट रिप्रेजेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ओके, जिसकी आप कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हो और रूट ऑफ इक्वेशन जहाँ पे आप स्लोप ऑफ लाइन भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको पहला इक्वेशन दिया है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x² माइनस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 आर डिस्टिंक्ट। अब जब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डिस्टिंक्ट का, तो
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या करना है, तो पहले बच्चों आप चेक कर लो कि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होता है, क्या ये 0 से बड़ा होता है, क्या ये छोटा होता है, क्या इक्वल होता है। अगर बड़ा है तो ये डिस्टेंस है, अगर छोटा है तो ये कोइंसिडेंट है, अगर इक्वल है तो पेयर ऑफ लाइन बनते ही नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इक्वेशन हमारे ये वाले कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर से, जो अभी हमने इक्वेशन देखा था, है ना, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर से। तो इसको कंपेयर करने के बाद आपको मिला एम कितना मिला बच्चों, 1 मिला। एच 2h कितना मिल रहा है आपको, 2h निकालना है, 2h कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, -2। अगर 2h अगर -2 है तो h कितना होगा बच्चों, -1 होगा। 2 को यहाँ सेंड कर दो, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों आपको h मिला -1, और b कितना है बच्चों, यहाँ पे देख लो b इज़ योर -3, बराबर। अब जब आपको ये सारी चीज़ें मिल गई a h और b, तो पुट कर दो h स्क्वायर माइनस ए बी में। तो h कितना है, -1 का स्क्वायर +1 माइनस ए बी 1 और b -3, तो यहाँ पे बनेगा +3 बनेगा 4, और 4 हमेशा 0 से बड़ा होता है, मतलब ये एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा होगा। दैट टाइम यू विल से दैट लाइन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर डिस्टेंट। इस तरह से आपको बाकी बचे हुए सॉल्व एग्जाम्पल 3, 4, देन 5, 6, 7, 8 करने हैं, ओके। बाकी आप 8 एग्जाम्पल कर लो, बहुत ही आसान है। सिर्फ एच स्क्वायर माइनस ए बी को निकालने के लिए, है ना, ये वाला पहले फार्मूला यूज़ करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। कंपेयर करने के बाद आप निकाल लो आराम से, बड़ा है तो डिस्टेंस, छोटा है तो कोइंसिडेंट, और इक्वल है तो फिर नॉट डिफाइंड, मतलब पेयर ऑफ लाइन बनेगी ही नहीं, ठीक है। और बाकी रहा सवाल एक्सरसाइज 4.1 का, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द टुडेज सेशन, आपको समझ में आया होगा जो हमने पढ़ा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, ओके बच्चों। अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडी कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन को समझिएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझिएगा, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल करना जरूरी है, और साथ में जितने भी इसके अंदर थ्योरम्स हमने पढ़े हैं, जितने भी थ्योरम्स है वो सारे के सारे थ्योरम्स लिख लो, और साथ में सॉल्व एग्जाम्पल जो कि 4.1 के पहले के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे आपको लिखना है, तभी आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल रिस्पॉन्स, टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, बाय बाय।